गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनसत्ता के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उन 3 प्रमुख आर्टिकल के बारे में। जो एक है पर्यावरणीय असंतुलन होने से जो प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा रहा है, उसमें वृद्धि देखी गई है, उसके संदर्भ में। दूसरे आर्टिकल आता है अंधविश्वास किस तरह से फैला हुआ है, उस पर चर्चा की गई। और तीसरा आर्टिकल आता है कि दुनिया भर में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे पहले आर्टिकल से कि हमारा पहला आर्टिकल आता है बिजली गिरने से कहर के संदर्भ में। यह किसके संदर्भ में है? या पर्यावरणीय असंतुलन को जोड़कर इस तरीके से देखा रहा है कि किस तरीके से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान की वजह से किस तरीके से आकाशीय बिजली से जो होने वाली घटनाएं उनमें 50% की वृद्धि देखी गई है। और भारत के प्रमुख देशों में मतलब प्रमुख राज्यों में इसमें कौन किस राज्य में सर्वाधिक बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई और किस तरीके का डेटा क्या कहता है। जो 1967 से रिलेटेड डेटा, जो अभी 2022 तक के डेटा को सभी को एक विस्तृत रूप में एनालिसिस करते हैं। देखते हैं इस आर्टिकल में कि बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती हैं। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले में लगातार सामने आ रही हैं। एक दिन में ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई। तो सबसे पहले तो उड़ीसा में कितने लोगों की मौत हुई? 9 लोगों की मौत हो गई। उड़ीसा में 9 लोगों की मौत हो गई। फिर आता है बिहार में रोहतास, अरवल, सारण, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, बांका, वैशाली जिलों में 24 घंटे के भीतर बिजली गिरने से 18 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गाजीपुर में स्थित बिजली गिरने से हुए हादसों में 8 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर जिले में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी। और इस मानसून में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 100 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। और कहीं खेत में हल चलाते किसान पर बिजली गिर जाती है, तो कहीं राहगीर या स्कूल जाते बच्चे पर इसके शिकार हो जाते हैं। देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कुल 12 ऐसे राज्यों की पहचान की गई है जहां हर साल सर्वाधिक बिजली गिरती है। कौन कौन से प्रदेश हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कुल 12 ऐसे राज्य हैं। वज्रपात क्या होता है? वज्रपात वैसे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा घटने वाली प्राकृतिक आपदा मानी जाती है, लेकिन वर्ष दर वर्ष इसकी तीव्रता में जिस तरह से वृद्धि देखी जा रही है वह एक गंभीर चिंता का कारण है। तो वज्रपात एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर रहा है, वह एक चिंता का कारण बन रहा है। और क्योंकि इसके तापमान में और जिस तरीके से इसमें प्राकृतिक घटनाओं में तीव्रता देखी जा रही है उसके संदर्भ में इसको देखते हैं। ये पर्यावरणीय असंतुलन को जोड़कर देखा जा रहा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक खतरा का अगर इस तरह की बढ़ता रहा तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। बिजली गिरने की दुनिया भर में प्रति वर्ष 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा घटनाएं होती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार चूंकि भविष्य में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए आने वाले समय में बिजली गिरने की घटनाएं और बढ़ेंगी। अमेरिका की साइंस पत्रिका में एक रिपोर्ट के हवाला देते हुए बताया गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है तो बिजली गिरने की घटनाएं करीब 12% बढ़ जाएंगी। तो ये किस तरीके का अनुमान लगाया गया है? एक रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिका की साइंस पत्रिका के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो बिजली गिरने की घटनाएं 12% बढ़ जाएंगी। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 12% घटनाओं में इजाफा होगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 3,000 लोगों की जान वज्रपात से जा रही है। कितना आंकड़ा दिखाया है? टोटल 3,000 लोगों की जान एक साल में जा रही है। केवल उत्तर प्रदेश में ही 2022 में देखें तो 370 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई थी। आईएमडी के अनुसार भारत में काम करने की संस्थाएं क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रमोशन काउंसिल की पहली वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच की बिजली गिरने की वजह से भारत में 1771 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 2019 में ऐसे हादसों में मौतों से जुड़ी एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कुल 2,876
लोगों की मौत हुई है। CROPC की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक बिजली गिरने से 1619 लोगों की मौत हुई और रिपोर्ट में बताया गया था कि 2020-21 में बिजली गिरने की घटनाओं में करीब 34% वृद्धि को देखा गया। 2019-20 में जहां कुल 1,48,00,000 बार बिजली गिरी थी, वहीं 2020-21 में 1,85,00,000 बार से अधिक संख्या दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में सर्वाधिक 35.3% मौतें बिजली गिरने के कारण हुई और 1967 से 2022 तक के डेटा को देखें तो इस बीच ऐसी मौतें 39% की वृद्धि इसमें 39% जो मौत हुई है वो वज्रपात से हुई। NCRB के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 2000 से भी ज़्यादा लोग बिजली गिरने से मरते हैं और दस्तावेजों के अनुसार 2000 से 2014 के बीच देश भर में बिजली गिरने से 32,743 लोगों की मौत हुई है। पिछले एक दशक में भी देश भर में 25,000 से ज़्यादा लोग वज्रपात की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। NCRB के मुताबिक देश में हर साल औसतन 2,182 लोग वज्रपात के शिकार होते हैं और बिजली गिरने से होने वाली मौत में करीब 71% वृक्षों के नीचे खड़े होने जबकि बाकी 29% मौत खुले मैदानों या खुले स्थानों पर खड़े रहने से होती है। जागरूकता बढ़ाकर इनमें से करीब 80% मौत को रोका जा सकता है। वैसे बिजली गिरने के बाद भी कई लोगों में किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। तो यह एक बीमारियां भी इस तरीके से पैदा होती है कि शारीरिक तो होती ही है कि आपके ऊपर बिजली गिरी है, इस तरीके के होते हैं, उसमें मानसिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा इस स्थिति में देखी जाती है। जैसे कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बादलों की या बिजली की बहुत तेज़ गर्जना के कारण कानों के पर्दे फट जाना, ऊतकों का ध्वस्त हो जाना, तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ना, शरीर के किसी विशेष अंग या पूरे शरीर में लकवा मार जाना, कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होना जैसे परेशानियां हो जाती हैं। दुनिया भर में बड़े स्तर पर वनों के कटाव, जल स्रोतों के सिकुड़ने, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने और वायुमंडल में एरोसोल बढ़ने से बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हाल के वर्षों में वज्रपात की घटनाएं तेजी से बढ़ी और आने वाले वर्षों में बिजली गिरने की तीव्रता में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही पर्यावरण असंतुलन के कारण विगत कुछ वर्षों में धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी के मौसम के तुरंत बाद भी बढ़ी हुई गर्मी के कारण ही मानसून की वर्षा में आकाशीय बिजली की गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। धरती जितनी गर्म होगी उसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ेगा, इससे उतनी ही ज़्यादा में बिजली धरती पर गिरेगी। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी इसका महत्वपूर्ण कारण रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती जब वृक्षों से आच्छादित थी तब आकाशीय बिजली अधिकतर वृक्षों और नम जमीन पर ही गिरती थी, लेकिन वृक्षों की संख्या बहुत कम रह जाने से बिजली गिरने और इससे होने वाले हादसे की संख्या काफ़ी बड़ी है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हाल के वर्षों में खेतों के आसपास ताड़ के वृक्षों की कमी ऐसी घटनाओं से लोगों की मौत का आंकड़ा प्रमुख वजह रही है और दरअसल ताड़ के वृक्ष बहुत ऊंचे होने के कारण बिजली के प्रहार को अपने ऊपर झेल लेते हैं। इसके बचाने के संदर्भ में कि इस तरीके का एक कारण बताया गया और इसमें इसके उपाय भी बताए गए कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जो ताड़ के वृक्ष होते हैं वो लंबे होने के कारण वो आकाशीय बिजली को झेल पाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। इसमें प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में बिजली गिरने के कारण मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा क्यों है वज्रपात को लेकर पश्चिमी देशों में चेतावनी का मजबूत तंत्र बना हुआ है, जहां समय रहते इस संबंध में चेतावनी जारी कर दी जाती है और हादसे को टाल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वज्रपात के पूर्वानुमान और चेतावनी देने की सुचारू व्यवस्था अब तक विकसित नहीं हो पा रही है या हो सकी है। हमारे यहाँ अन्य देशों के मुकाबले मानसून के दौरान बहुत सारे लोगों के कृषि कार्यों में घरों से बाहर खुले खेतों में काम करना पड़ता है, जिससे खराब मौसम में उनके वज्रपात की चपेट में आने का खतरा भी अधिक रहता है। हालांकि बिजली कहीं भी गिर सकती है और ऐसी घटनाएं को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अन्य देशों की भांति पूर्व सूचनाओं की सटीक प्रणाली विकसित करके जानमाल के बहुत नुकसान को कम अवश्य किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल वज्रपात के गिरने के संदर्भ में है कि किस तरीके से पर्यावरण असंतुलन रहा, इसके रीजन को बताया गया है, किस रीजन से होता है, वज्रपात से कितनी घटनाएं होती हैं, उसमें सभी विभिन्न केंद्र सरकार के आंकड़े और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, NCRB के द्वारा जो इस तरीके के आंकड़े सब तरीके बताए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्टों के माध्यम से बताया गया है कि कितने फीसदी मौतों में इजाफा हुआ है,
कितने में घटोतरी हुई है, इन सब के संदर्भ में बताया गया। और इसमें रीजन भी बताया गया है कि अगर इस तरीके का वन आच्छादन रहा तो बिजली की अधिकतर जब पहले ही कम क्यों गिरती थी और अभी क्यों गिर रही है, तो इनका रीजन बताया। और इसके साथ यह भी बताया गया है कि हमारे देश में ही यह घटनाएं क्यों देखने को ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अन्य देशों में भी वज्रपात जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की मौतें नहीं होती हैं, और यहाँ पर इस तरीके की मौत की स्थिति का एक रेशियो ज़्यादा ही देखने को मिलता है, जैसे कि एक साल में 3000 के आसपास लोगों की मृत्यु होती है वज्रपात से। इसी तरीके से क्या इसमें और मतलब सुझाव दिए जा सकते हैं कि इस व्यवस्था को मजबूत तंत्र विकसित किया जाए और चेतावनी समय पूर्वानुमान चेतावनी देने में सुचारू व्यवस्था की जाए, इसके संदर्भ में और भी आप आगे के संदर्भ में देख सकते हैं, अपने सुझाव को मेंशन कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से पर्यावरणीय अनुकूलन यानी पर्यावरण असंतुलन जो बन हो रहा है उसको संतुलित करने के संदर्भ में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे और वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारणों में उसके समाधान पर विचार किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका सबका हासिल कर रहा है और छिपा नहीं है कि हालत यह है कि तापमान में बढ़ोतरी की समस्या अब एक ऐसी शक्ल को अख्तियार करती जा रही है जिसमें ऐसा लगता है मानो बहुत कुछ हाथ से छूट जा रहा हो। इस साल जुलाई महीने को अब तक का सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया है। यूरोपीय जलवायु निगरानी संगठन ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि इस वर्ष जुलाई माह में गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसके अलावा यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इकाई कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने मंगलवार को बताया कि जुलाई में दुनिया का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और जो यह है 2019 में दर्ज सबसे ज़्यादा औसत तापमान से करीब 1/3 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तापमान में यह अंतर इसलिए भी दुनिया की चिंता बढ़ी है कि वैज्ञानिक इसे असामान्य बता रहे हैं और आमतौर पर वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड 1 डिग्री के 100वें और 10वें अंतर से टूटता है। इस बार तापमान का जो अप्रत्याशित रुख दिखाई देता रहा है वह आम लोगों और पृथ्वी दोनों के लिए घातक परिणाम देने का साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से मौसम के अति कठोर हो जाने की स्थिति या की वजहों से तापमान में इसी तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम और मैक्सिको में जानलेवा गर्म हवाएं चल रही हैं तो बेवजह नहीं है। अब अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ते तापमान की वजह से बिगड़ते हालात की खबरें आ रही हैं तो वह एक तरह से गहराती समस्या की कड़ियाँ और विडंबना आया आती है कि आए दिन होने वाली बैठकों में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जलवायु में आती विकृति के लिए कोयला, तेल, प्राकृतिक जीवाश्म के उपयोग से जलवायु की निरंतरता में होने वाले बदलाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। तात्कालिक स्तर पर इस मसले को हल करने के लिए कुछ बिंदुओं में सहमति भी बनती है, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। सवाल उठता है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को बढ़ते तापमान का एक अहम कारक माना जाता है तो वैश्विक तापमान या वैश्विक सम्मेलनों में इस पर अंकुश लगाने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है, तो वह अब तक ज़मीनी क्यों नहीं उतर सकी है, या फिर क्या इस मसले पर तय मानकों को ज़्यादा व्यवहारिक बताए जाने की आप ज़रूरत है ताकि विकासशील देशों को इस पर गौर करना जरूरी लगे। बढ़ते तापमान की समस्या के समाधान के तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जो विकसित और धनी देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं वे ऊपर से यह जिम्मेदारी टालते रहते हैं और इसके बाद दुनिया के वैश्विक विकासशील देशों में इसका बोझ डालने की कोशिश होती है जो अपेक्षा इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार है। और इस खींचतान का नतीजा यह होता है कि दिनों दिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से कई देशों में बेलगाम गर्मी, जंगलों में आग लगने से लेकर हिमनदों के पिघलने और समुद्र का स्तर ऊंचा होने से लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि इस मसले की चिंता जताने से आगे बढ़कर दुनिया के सभी देशों में किसी ठोस और व्यवहारिक हल तक पहुंचे। इसके संदर्भ में बताया गया है कि इस आर्टिकल में कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से तापमान जो हाल ही में जुलाई के महीने में सर्वाधिक तापमान की वृद्धि दर्ज हुई है, इसी के संदर्भ में इस आर्टिकल को बताया गया है कि किस तरीके से यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने जुलाई में दुनिया को औसत तापमान का 16.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और यह 2019 में दर्ज सबसे ज़्यादा औसत तापमान से करीब 1/3 अधिक है।
मतलब 2019 से 2023 में, मतलब अभी तक 2022 के ही आकलन करें तो 3 साल में इसमें औसतन 1/3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्राकृतिक आपदा के साथ साथ लोगों के आर्थिक जान माल की हानि तो होती है। उसी के संदर्भ में जैसे ये जलवायु परिवर्तन के साथ में जंगलों तापमान बढ़ने से कई जगह गर्मी होती है, जंगलों में आग लगती है, हिमनदों के पिघल हिम लगने से हिमनदों के पिघलते हैं, समुद्र का स्तर ऊंचा होने से और आशंकाएं गहराती जाती हैं। इसी के संदर्भ में है दिया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है अंधविश्वास के संदर्भ में कि अंधविश्वास किस तरीके से अपनी जड़ें जमा रहा है या किस तरीके से अंधविश्वास इन गांव देहातों में फैला हुआ है, और इस तरह से भारत की जो स्थिति को दिखाया गया है। जैसे जब अंधविश्वास और इससे उपजी त्रासदियों पर बात करते हैं तो तब आमतौर पर यही माना जाता है कि इसकी अकड़न जकड़न में दूर दराज या गांव देहात के लोग ही होते हैं। इस मामले में शहरों को इसलिए रियायत दी जाती है कि पढ़ाई लिखाई, जागरूकता या विज्ञान और तकनीक की विकास की वजह से ऐसे इलाकों में लोगों के सोचने समझने का नजरिया बदलता है। वे आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, लेकिन विडंबना यह आती है कि शहरों महासागरों में भी आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो लोगों के जीवन पद्धति मूल्यों पर सवाल उठाते हैं। बल्कि कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि दिन रात तकनीक की दुनिया में जीने वाले लोग चेतना के स्तर पर किस हद तक कैसे पिछड़ते रह जाते हैं। महज किसी अंधविश्वास से बेनामी धारणा के आधार पर वे किसी की हत्या तक कर डालते हैं। उनके भीतर विवेक इस तथ्य के अनुपस्थित हो जाता है कि सिर्फ मन में ही उपजी किसी शंक के बाद भी जघन्य वारदात को अंजाम देने से पहले वे इसके नतीजे के बारे में सोचने तक नहीं पाते। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली में भी इस तरह के अंधविश्वासों के नतीजे होने वाली त्रासद घटनाएं होती रहती हैं। और दिल्ली के जाफरपुर कला में सोमवार को एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को चाकू से गोंद कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसके दिमाग में ऊपर काला जादू कर दिए जाने का एक शक घर कर गया था। उसने बीच बचाव करने वाले एक अन्य व्यक्ति की भी जानलेवा हमला किया और जाहिर है कि अब कानून अपना काम कर सकेगा। लेकिन विडंबना यह होती है कि प्रकृति के तमाम दावों और सख्त कानूनों के बावजूद लोगों के दिमाग में अंधविश्वास के जाले साफ नहीं हो सके हैं, और इस दुष्चक्र में पड़कर वे न केवल अपने सामान्य जीवन को बुरी तरह बाधित करते हैं, बल्कि इसके असर में कई बार उनके दिमाग पर नियंत्रण नहीं रह जाता और वे हत्या जैसे जघन्य अपराध भी कर डालते हैं। दिल्ली में अंधविश्वास की वजह से इस तरह के वाक़ये अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें काला जादू या अन्य तंत्र मंत्र या कर्मकांड जैसे अंधविश्वास में पड़कर लोग किसी की हत्या और उसके खिलाफ हिंसा कर डालते हैं। हालांकि गांव देहात या दूर दराज के इलाकों में ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन इसका कारण वहाँ शैक्षणिक पिछड़ापन और जागरूकता के अभाव को माना जाता रहा है। लेकिन शहरों में अगर उच्च शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान के संपर्क के सभी संसाधनों के बीच अंधविश्वास की जड़ें गहरी पाई जाती है तो यह आपने एक बड़ी विडंबना है। आखिर भी कौन सी वजह होती है जो आधुनिक मूल्यों के बीच विकसित हुए हमारे शहर भी अब तक अंधविश्वास के जाल में मुक्त नहीं हो सके हैं। खासतौर पर जिस दौर में देश विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में दुनिया भर में नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसमें महज जादू टोना जैसी झूठी धारणाओं की वजह से जघन्य अपराध दरअसल चेतनागत विकास की दशा और दिशा की आईना दिखाता है। देश के संविधान के अनुच्छेद 51A(H) में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में चेतना के विकास और जरूरतों को नागरिकों के बुनियादी कर्तव्य के रूप में रेखांकित किया गया है, लेकिन इससे लेकर न समाज में कोई व्यापक उत्साह दिखाई देता है, न कि सरकार इस दायित्व के प्रति अपेक्षित सक्रियता दर्शा पाती है। इसका नतीजा विज्ञान की तमाम उपलब्धियों के बीच जमीनी स्तर पर अंधविश्वास का रोग पलता रहता है और अक्सर इस तरीके की विकृति सामने आती रहती है। तो यह जो आर्टिकल बताया गया है कि अंधविश्वास से रिलेटेड है कि हम कहते हैं कि अंधविश्वास ज़्यादातर गांव देहातों में ही रहता है, कि वहाँ पर कम शिक्षा रहेगी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति कम रही, जागरूकता कम, पढ़ाई लिखाई का स्तर कम, विज्ञान एवं तकनीकों का विकास कम होने की वजह से ऐसी घटनाएं चलो गांव देहातों में होती हैं। लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए कि दिल्ली के जो जिस तरीके की घटनाओं को संदर्भ लिया गया है कि उसको पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसको बताया गया है कि यह काला जादू इस इंसान पर किया गया है, इस तरीके की ये प्रवृत्ति देखी गई है। और ऐसी भी कई और घटनाएं भी अंधविश्वास से रिलेटेड रही हैं जो इस हत्या जैसे जघन्य अपराध को परिणाम देती हैं। तो इसमें गांव ही देहात नहीं जरूरी है, क्योंकि शहर में शैक्षणिक पिछड़ापन और जागरूकता के अभाव सिर्फ गांव देहात में नहीं है, इस तरीके की प्रवृत्ति ऐसी शहरों में भी देखी जा रही है।
शहरों में शैक्षणिक विकास और पढ़ाई लिखाई में जागरूकता इन सब में होने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में देखने को मिलती हैं। और इसी के संदर्भ में हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों के तहत इसमें बुनियादी कर्तव्य के तहत इसको रेखांकित भी किया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चेतना के विकास और ज़रूरत के नागरिकों के बुनियादी कर्तव्य के रूप में इसको रेखांकित करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति या फिर समाज या फिर सरकार में इस तरीके का कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती है कि इस चीज़ों से, अंधविश्वास से बाहर, इस विकृति से बाहर निकाला जा सके। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है, ये आर्टिकल फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।